हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्टर के बारे में पढ़ा था। एक इंडक्टर एक डिवाइस होता है जो कि मैग्नेटिज्म में, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में स्टार्ट किए हैं तो उसमें पढ़ेंगे, आगे भी इसके बारे में पढ़ते रहेंगे। एसी में भी पढ़ेंगे, है ना। एलसी ऑक्सीडेशन एक टॉपिक आएगा, उसमें भी पढ़ेंगे इंडक्टर के बारे में। एलसी ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इंडक्टर में हम लोगों ने देखा था कि इंडक्टर के क्रॉस एक ईएमएफ डेवलप्ड होता है जिसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हम कहते हैं। लेकिन वो ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब करंट चेंज करे, है ना। जब करंट चेंज करे तो हम लोगों ने देखा था कि किसी भी इंडक्टर के क्रॉस, है ना, अगर आई करंट जाता है और ये आई चेंज करता है तो इसके क्रॉस ए बी वी ए माइनस वी बी जो होता था वो माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, है ना। डी फाइव बाई डी टी एंड फाइव इज इक्वल टू एल आई, तो डी फाइव बाई डी टी माइनस डी फाइव बाई डी टी हो जाता था माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये माइनस साइन क्या कहता है? तो माइनस साइन का भी मतलब हम लोगों ने समझा था कि अगर ए से बी करंट इंक्रीज करता हो तो ये एक ऐसी बैटरी की तरह काम करने लगता है जो उस करंट को डिक्रीज कराए। तो हम देखते थे कि अगर ए से बी करंट जा रहा है और वो इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग करंट अगर रहता था तो ये ऐसी बैटरी बन जाता था, ताकि ये बैटरी जिसका ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी हो जाता था। माइनस साइन का मतलब यहाँ यही है। अच्छा, उसी तरीके से अगर करंट डिक्रीज करता था, है ना, ये कब ऐसी बैटरी की तरह, ये इंडक्टर इस प्रकार की बैटरी की तरह कब बिहेव करता था? जब ये करंट आई इंक्रीज करता था। लेकिन यही करंट जब डिक्रीज करता था, टाइम के साथ यही करंट जब डिक्रीज करने लगता था तो ये इस टाइप की बैटरी की तरह काम करने लगता था। अगेन, है ना, यहाँ भी वी ए माइनस वी बी माइनस एल डी आई बाई डी टी ही लिखते थे, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तब ले लेते थे जब हम लोग किरचॉफ लॉ लगाते थे ए और बी के बीच, तो हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते थे, है कि नहीं। तो ए से बी हम चलते थे, वी ए माइनस माइनस से प्लस इंक्रीज, तो प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बी लिखते थे, यानी करंट जब इधर क्या करे, डिक्रीज करे। तो प्रीवियस क्लास में इस पर हमने क्वेश्चन भी की थी। फिर हमने एक चीज देखी थी कि अगर करंट कांस्टेंट हो, किसी भी इंडक्टर के क्रॉस जब करंट कांस्टेंट फ्लो करता है तो उसके क्रॉस कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होने का मतलब, चूंकि डी आई बाई डी टी जीरो होगा, उस केस में डी आई बाई डी टी क्या होगा? जीरो होगा। ओके, अगर हम यहाँ पावर की बात करें, मान लीजिए किसी इंडक्टर के क्रॉस करंट चेंज कर रहा है ना, और हम पावर की बात करें, चूंकि ये वोल्टेज है ना, हम एल डी आई बाई डी टी, व्हाट इज एल डी आई बाई डी टी? अगर वोल्टेज के मैग्नीट्यूड की बात करें तो एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई एम एफ, है ना। तो ई एम एफ, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? तो पावर इज इक्वल टू क्या होता था? किसी भी टाइम पे, अगर किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमें वोल्टेज का पता रहे और उस समय के करंट का पता रहे तो इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, P इज इक्वल टू लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी, that is the voltage across the inductor into I. This is the power. And dW work done against the, जो ये PDT अगर हम निकालें, वर्क डन अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, हम लोगों को बोलना चाहिए PDT। तो dW is equal to PDT is equal to LIDI, है ना। इसी को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो व्हाट वी विल गेट इज LIDI क्या हो जाएगा? तो मान लो पहले करंट इंडक्टर में जीरो जा रहा था और जीरो से आई करंट जाने में कितना वर्क डन हो जाएगा? वर्क डन कितना हमें करना पड़ेगा? तो दैट इज वर्क डन इज एल बाहर आई डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर बाई टू, दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर मतलब इससे एक चीज क्लियर होता है कि जब कभी किसी इंडक्टर में करंट जीरो से इंक्रीज करता है तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होता है, एनर्जी फ्लो करता है उसके अंदर, हम लोग ये कहते हैं। उसी तरीके से जब कभी किसी इंडक्टर के क्रॉस करंट डिक्रीज करता है तो एनर्जी फ्लो आउट करता है, मतलब उससे एनर्जी बाहर की तरफ निकलता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, अगर करंट कांस्टेंट जाए, किसी इंडक्टर में करंट कांस्टेंट फ्लो करे तो उस दौरान, जिस दौरान करंट कांस्टेंटली फ्लो करता है किसी इंडक्टर में, कोई एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, ना ही इन ना ही आउट। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है, क्योंकि यहाँ लिमिट से भी हम लोग देख सकते हैं कि जीरो से आई करंट जाने का मतलब करंट इंक्रीज किया, यानी कभी भी किसी इंडक्टर में एनर्जी अगर
बढ़ रहा है, मतलब उसकी इंडक्टर की खुद की मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसको हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी भी कहते हैं, तो समझो कि उसमें करंट इंक्रीज किया है, तो इंक्रीजिंग करंट के केस में हम लोग कहते हैं एनर्जी फ्लो इनटू द इंडक्टर, ऑलराइट। डिक्रीजिंग करंट के केस में हम लोग कहते हैं फ्लो आउट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना, फ्लो आउट द कंडक्टर। उसी तरीके से जब करंट कांस्टेंट जाता है तो हम लोग कहते हैं देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी अक्रॉस द इंडक्टर, ना ही इन में ना ही आउट में, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो हाफ एल आई स्क्वायर इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग अगर मान लो ये हमारा इंडक्टर था, है ना, इस इंडक्टर का इंडक्टेंस हम लोग निकालते थे, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ए है, लेंथ एल है, ध्यान रखेंगे, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, तो इसका इंडक्टेंस म्यू नॉट क्या होता था, तो वो होता था म्यू नॉट, इंडक्टेंस एल क्या होता था, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी होता था ना, वॉल्यूम दैट इज ए इंटू एल, दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, यही इंडक्टेंस होता था, है ना। मैंने डिराइव भी करके आपको बताया था कि किसी भी आइडियल सोलेनोइड जिसका लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है, तो उसका इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल होता था, है ना। अब अगर एनर्जी स्टोर्ड की बात की जाए, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड यू, है ना, तो यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यू को लिख सकते हैं हाफ, एल को क्या लिख सकते हैं, तो एल को लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल इंटू करेंट का स्क्वायर आई स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा, एक काम हम लोग और कर सकते हैं, ऊपर म्यू नॉट और नीचे भी म्यू नॉट से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा u इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर ए एल बाई म्यू नॉट, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। और जरा गौर कीजिएगा, म्यू नॉट एन आई क्या है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट का भी स्क्वायर, एन का स्क्वायर, आई का स्क्वायर, यहाँ पे अगर स्क्वायर हटा के देखें म्यू नॉट एन आई, ये क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द आइडियल इंडक्टर, है ना, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का यही फॉर्मूला होता है ना, म्यू नॉट एन आई, यानी ये बेसिकली बी का स्क्वायर है, ये क्या है, बी का स्क्वायर है, यानी हम लोग फाइनली लिख सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज बी स्क्वायर ए एल बाई टू म्यू नॉट। यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं एनर्जी डेंसिटी, है ना, यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जरा देखिए उसको कैसे हम लोग लिखते हैं, है ना। तो ये तो चलो भैया हमारा यू था, है ना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज स्मॉल यू, ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं एनर्जी, इसको यू नहीं बोल के ई बोलो, एनर्जी यू नहीं बोलो, आप इसे ई ही बोलो, ई ही बोलो। मैग्नेटिक एनर्जी है ये, कैसी एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर है, इसलिए इसको मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती थी कैपेसिटर में जी, उसी लॉजिक से, यहाँ उसी टाइप की लॉजिक से। तो स्मॉल यू मैं लिख रहा हूँ किसको, एनर्जी डेंसिटी को, दैट इज एनर्जी बाई वॉल्यूम, दैट इज एनर्जी बाई इंडक्टर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए एल, एनर्जी कितनी है, तो बी स्क्वायर ए एल बाई टू म्यू नॉट, और बाई ए एल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो एल कैंसिल हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाई। तो किसी भी इंडक्टर के क्रॉस, किसी भी इंडक्टर में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। अच्छा, किसी भी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड का कन्फिग्रेशन हो, है ना, जब हम एक बार इंडक्टेंस डिफाइन करेंगे ना, तो एनर्जी डेंसिटी का यही फॉर्मूला रहेगा, बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। मतलब किसी रीजन में, किसी रीजन का एनर्जी डेंसिटी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट के बराबर होगा। इस फॉर्मूले को हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, इससे बहुत ज्यादा अजीबोगरीब सवाल नहीं आएगा, नीट में इससे बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। आप बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, हाफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी फ्लो करती है इंडक्टर में कब, जब करंट इंक्रीज करता है, जब इंडक्टर से करंट, इंडक्टर में करंट डिक्रीज करता है तो एनर्जी आउट जाती है, जब इंडक्टर में करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है तो देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी आइदर इन और आउट, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस बात का। बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का अगर डायमेंशन और यूनिट देखेंगे, अगर डायमेंशन देखेंगे तो प्रेशर वाला आ जाएगा, प्रेशर वाला आ जाएगा,
SI यूनिट की बात करेंगे तो जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। ऑलराइट, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जब कभी भी किसी इंडक्टर के क्रॉस, है ना, हम लोग किसी सर्किट में इंडक्टर का क्या रोल है वो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़। ग्रोथ ऑफ करंट, एलआर सर्किट। एलआर सर्किट एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर और रेसिस्टर लगा हुआ है ना। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलआर सर्किट एंड सोर्स ऑफ ईएमएफ इज डीसी। अभी एसी चूंकि पढ़े नहीं है, सोर्स ऑफ ईएमएफ इज डीसी। सबसे पहले सिंपल सा एक सर्किट बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है डीसी, बैटरी है जिसको कहते हैं हम लोग बैटरी, एक रेसिस्टर है, उसके साथ एक इंडक्टर लगा हुआ है। आइडियल इंडक्टर है ना, आइडियल इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस L है, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस E है, इसका EMF E है, सोर्स का EMF E है। पहले इनिशियली ये स्विच जो है ओपन है। स्विच ओपन का मतलब इसमें कोई करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया एट t = 0, S इज क्लोज्ड मान लो। तो क्लोज करते ही क्या होगा, जैसे ही हम क्लोज करेंगे, है ना, यहां से करंट जाना स्टार्ट करेगा। पहले को तो कोई करंट नहीं जा रहा था, यहां से करंट जाना स्टार्ट करेगा, यानी करंट बढ़ा। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, यहाँ हम लोग ये इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि t = 0 से पहले ये स्विच ओपन था, सर्किट में कोई करंट नहीं था। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे एक करंट जाने की कोशिश करेगा, लेकिन करंट जैसे ही जाएगा, ये इंडक्टर हम जानते हैं कि ये इंडक्टर इस तरह की बैटरी बनने की कोशिश करेगा। कारण क्योंकि इंडक्टर में भी तो कोई करंट पहले नहीं जा रहा था। तो जैसे ही इंडक्टर में करंट जाएगा तो इंडक्टर तो ये समझेगा कि भैया हमारी तरफ करंट बढ़ा, पहले तो 0 आ रहा था, बाद में कुछ जाना चाहेगा। तो जैसे ही कुछ करंट जाना चाहेगा ये ऐसी बैटरी की तरफ बिहेव करेगा, और ऐसी बैटरी की तरफ बिहेव करने के ही कारण हम लोग कहते हैं ना कि ये बैक ईएमएफ जिसको कहते हैं, एक ईएमएफ यहाँ डेवलप होगा, ठीक है ना। और जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, मान लीजिए t = 0 से किसी t टाइम पे मान लो इस सर्किट में I करंट जाने लगा, इस सर्किट में कितना करंट जाने लगा, I करंट जाने लगा, और इस पॉइंट से बैटरी के राइट पॉइंट से हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट से हम चलेंगे, राइट से लेफ्ट चलना है, माइनस से प्लस E माइनस IR। और अब देखिए यहाँ पे कैसे चलेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि करंट ये इस टाइप की बैटरी की तरह काम करने लगेगा। पहले बैटरी का पॉजिटिव बाद में निगेटिव, यानी माइनस LdI/dt एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। आप यही इसी पॉइंट पे पहुंच गए, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर, यानी हम लोग लिख सकते हैं E माइनस IR इज इक्वल टू LdI/dt, दिस इज द इक्वेशन, E माइनस IR इज इक्वल टू LdI/dt। E माइनस IR इज इक्वल टू LdI/dt। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे ना, तो इस DI के नीचे E माइनस IR इकट्ठे नीचे चला जाएगा, DT ऊपर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा उसके, फिर बहुत लंबा चौड़ा इसका एक्सप्रेशन जाएगा, है ना। टफ नहीं है लेकिन लेंथी बहुत है। मैं इसका सीधे रिजल्ट लिख देता हूं कि इसे सॉल्व करने के बाद करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसका जो सॉल्यूशन है, दैट वेरी सॉल्यूशन इज करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इसका एक सॉल्यूशन है, एंड दैट वेरी करंट इज I इज इक्वल टू किसी भी t टाइम पे इस सर्किट में t = 0 पे जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे और उसके t टाइम के बाद यानी किसी इंस्टेंट पे करंट एट एनी टाइम t इज I दैट इज इक्वल टू E/R into 1 minus e to the power minus RT/L, RT/L। ये है करंट, मतलब किसी भी t टाइम पे LR सर्किट में, एक सर्किट जिसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ E है, रेसिस्टर R है, इंडक्टर L है, रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R है, इंडक्टर का इंडक्टेंस L है, उसमें किसी भी t टाइम पे करंट का फॉर्मूला होता है E/R into 1 minus e to the power minus RT/L।
इसे अरेंज करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई एल बाई आर, टी बाई एल बाई आर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। दिस एल बाई आर, टी के नीचे ये जो पूरा टर्म है, दिस एल बाई आर तो हम लोग टाइम कांस्टेंट कहते हैं, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट एल बाई आर, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। क्योंकि एल बाई आर का जब आप यूनिट और डायमेंशन चेक करेंगे ना तो वो भी टाइम वाला ही होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ ई पे पावर है और पावर का कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ जो न्यूमरेटर का डायमेंशन होना चाहिए यही इस पूरे डिनोमिनेटर का भी होना चाहिए। न्यूमरेटर अगर टाइम है तो डिनोमिनेटर भी टाइम ही होना चाहिए, इसलिए एल बाई आर भी का भी डायमेंशन टी ही होना चाहिए। और आप चेक भी कर सकते हो, इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस दोनों का डायमेंशन निकालना, डिवाइड करना, देखना टाइम आ जाएगा, टी आ जाएगा कैपिटल। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। खैर ई बाई आर क्या है यहाँ, तो देखो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है। क्या क्लियर होती है? अगर मैं टी जीरो रखूँ यहाँ, तो जैसे ही टी जीरो रखूंगा, टी जीरो का मतलब जैसे ही स्विच को क्लोज किया, अगर कोई मेरे से पूछेगा व्हाट इज द इनिशियल करंट इन द सर्किट, इनिशियल करंट कितना है, तो यानी टी जीरो करेंगे तो ई टू द पावर जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा ना। ई टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 जीरो, ई बाई आर इंटू जीरो, दैट इज जीरो, यानी करंट इज जीरो। यानी यहां से क्लियर है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो, करंट जीरो है। मतलब आप जो सोचते हो कि स्विच क्लोज करते ही इसमें करंट फ्लो करेगा, तो जवाब है नहीं, टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो होगा, है ना। यानी टी इज इक्वल टू जीरो पे हम कह सकते हैं ये इंडक्टर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस शो करता है, कह सकते हैं ऐसा। यानी जैसे ही स्विच को हम क्लोज करते हैं ये इंडक्टर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, है ना, शो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि टी जीरो पे करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दूसरी चीज, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी करंट कितना होगा? तो देखो टी इन्फिनिटी का मतलब ई टू द पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी बाई एनीथिंग फिनिट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में किसी भी चीज से डिवाइड करोगे इन्फिनिटी आएगा। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी होते ही 1 माइनस जीरो दैट इज 1, सो ई बाई आर इंटू 1, ई बाई आर, यानी एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी करंट आई इज ई बाई आर। ई बाई आर का मतलब मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा? ई बाई आर। ई बाई आर क्या है? मैक्सिमम करंट। अब ई बाई आर समझो, ई बाई आर क्या है? ई बाई आर एक ऐसा करंट है जैसे इस सर्किट में इंडक्टर हो ही ना, केवल एक रेसिस्टर हो और एक बैटरी हो, यानी ई बाई आर, रेसिस्टर हो और बैटरी हो। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन्फिनाइट टाइम पे, यानी आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम इंडक्टर जीरो रेसिस्टेंस शो करता है, मतलब एक सिंपल वायर की तरह। मतलब इस इंडक्टर को, ये जो देखने में लग रहा है ऐसा, इसको हम सिंपल एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, सिंपल एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ऐसा मानो क्योंकि टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट सीधे ई बाई आर आ जाने का यही मतलब है, इंडक्टर का कोई रोल वहां लग रहा है कि नहीं है। टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो का मतलब है इंडक्टर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है। अच्छा थोड़ा सा याद करो, कैपेसिटर में क्या होता था? जब यहाँ आर था और यहाँ एक कैपेसिटर लगा था, तो यहाँ जस्ट यही चीज उल्टा होता था। टी जीरो पे करंट मैक्सिमम होता था वहां, याद कीजिए, क्योंकि टी जीरो पे कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ होता था। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम होता था ना, तो कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता था तब वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता था। जस्ट उल्टा हो रहा है, जैसे वहां पे कैपेसिटर में क्या होता था? टी जीरो पे करंट मैक्सिमम होता था और टी इन्फिनिटी पे करंट जीरो होता था। यहाँ पे क्या है? तो टी जीरो पे करंट जीरो है और टी इन्फिनिटी पे करंट मैक्सिमम है। जस्ट रिवर्स प्रॉपर्टी हो रही है। वहां पे एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती थी कैपेसिटर में, यहाँ पे एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है कैपेसिटर इंडक्टर में, ठीक है ना। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टाइम है यहाँ, अगर टी को मैं एल बाई आर ले लूँ, एट टी इज इक्वल टू एल बाई आर, करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो करंट आई हो जाएगा ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर एल बाई आर, माइनस ऑफ एल बाई आर बाई एल बाई आर, दैट इज इंटू आर बाई एल। तो ये आर आर कैंसिल, एल एल कैंसिल, टी इज इक्वल टू एल बाई आर टाइम, ये कितना हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस 1, सो इट विल बी ई बाई आर into 1 minus e to the power minus 1, so it is e by r into 1 minus 1 by e, e by r into 1 minus 1 by e, है ना। e minus 1 by e, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो यू विल सी 1 minus 1 by e कितना आएगा। तो 1 minus 1 by e जो है वो करीबन 60
0.63 आएगा। 1 माइनस 1 बाई ई कम्स आउट टू बी अराउंड 0.63। 0.63 का मतलब है ई बाई आर इंटू 0.63 का मतलब है मैक्सिमम करंट का ऑलमोस्ट 63%। मतलब करंट क्या है, तो टी जीरो पे तो करंट जीरो है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट ग्रो कर रहा है। करंट ग्रो करके टी इन्फिनिटी पे करंट कितना हो जा रहा है, ई बाई आर, ये आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो टी इक्वल टू जीरो से लेके टी इक्वल टू इन्फिनिटी के बीच में एक टाइम है एल बाई आर, यानी टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट वो टाइम है, हम कह सकते हैं टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जितने देर में करंट मैक्सिमम का 63.2% हो जाता है। क्योंकि जैसे ही मैं t इक्वल टू एल बाई आर, जिसको मैं टाइम कांस्टेंट कह रहा हूं, वो वाला टाइम जैसे ही करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में पुट करता हूं, तो मैं देखता हूं कि वो e बाई आर इंटू 1 माइनस 1 बाई ई आ जा रहा है। और 1 माइनस 1 बाई ई को जब आप सॉल्व करेंगे, ई का वैल्यू करीबन 2.6 के आसपास होता है, जब आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 0.63 आता है 1 माइनस 1 बाई ई ऑलमोस्ट। तो 0.63 इंटू ई बाई आर इज मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम का 0.63 टाइम। तो मैक्सिमम का करंट का 0.63 टाइम होने में जो टाइम लगता है उसी टाइम को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, है ना। तो ये सब डिफिनीशन जैसे बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते थे, है ना। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि एल बाई आर टाइम में करंट मैक्सिमम का 0.63 हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आईटी ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, इस सर्किट के लिए आईटी ग्राफ अगर कोई कहे कि ड्रॉ करो, तो आईटी ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। टी जीरो पे करंट जीरो, उसके बाद करंट ग्रो करके और कांस्टेंट बनना चाहता है, सो द ग्राफ इज लाइक दिस। एग्जैक्ट ई बाई आर नहीं होगा, ई बाई आर बनने की टेंडेंसी रखेगा, है ना। आई बात समझ में, ई बाई आर। दूसरी चीज यहां कहीं होगा क्या, 0.63 इंटू ई बाई आर करंट, ये वाली हाइट हो जाएगी, और ये टाइम कितना हो जाएगा, तो इस टाइम को हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस टाइम इज एल बाई आर। क्योंकि अभी देखा था कि एल बाई आर टाइम में, दैट इज टाइम कांस्टेंट, एल बाई आर टाइम में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम का 0.63 करंट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें यहां पूछी जा सकती है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी डी आई बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, तो इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और टी जीरो पुट कर देंगे एक्सप्रेशन में, है ना। तो ये भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो एल डी आई बाई डी टी, इनिशियल वोल्टेज। बहुत सारी चीजें यहाँ निकाली जा सकती है, क्योंकि करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें आ चुका है ना। ध्यान रखना है, जिसे ये बात पता है ना कि करंट इज ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, उसके लिए अब कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ निकाल सकता है। जैसे मैं पूछ दूं व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कैसे निकालोगे, तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज VL क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी होता है वोल्टेज। पोलरिटी तो बात की बात है, पोलरिटी तो कब ये ऐसी बैटरी की तरह काम करेगा, कब रिवर्स पोलरिटी वाली बैटरी की तरह काम करेगा, ये तो बात डिपेंड करता है कि करंट इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर वोल्टेज के मैग्नीट्यूड की बात करता है तो एल डी आई बाई डी टी निकाल देंगे, एल तो कांस्टेंट है, डी आई बाई डी टी निकालना पड़ेगा। डी आई बाई डी टी कहां से आ जाएगा, तो आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम से डी आई बाई डी टी निकाल लेंगे, और जिस टाइम पे पूछेगा वो टाइम यहाँ पुट कर देंगे, जिस टाइम पे पूछेगा उस टाइम पे हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हम लोग ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, आई टी ग्राफ, करंट टी इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो और धीरे धीरे ग्रो करता है। यहाँ पे एक बात हमें समझ में आया क्या, कि इनिशियली सर्किट में करंट जीरो होने का मतलब है ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है, और जब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वो एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है। मतलब जिस भी सेक्शन में इंडक्टर लगा होगा, जैसे मान लो एक बैटरी है, 2-3 रेजिस्टर है, इंडक्टर्स हैं, तो जहां भी इंडक्टर लगा होगा, सर्किट के जिस ब्रांच में इंडक्टर लगा होगा, टी इक्वल टू जीरो में उस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे वो बहुत ऐसा समझो, मतलब देसी भाषा में ऐसे समझो कि वो झटका मारेगा। झटका समझते हो, बैक ईएमएफ, बैक मारना, है ना। जनरेटर में जैसे बैक मारता है ना, ये वही चीज है, उसी टाइप का ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो उस समय टी इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर सर्किट के जिस भी सेक्शन में लगा रहे उस सेक्शन में करंट नहीं जाने देता है। कब, तो इनिशियल टाइम पे, यानी टी इक्वल टू जीरो पे। और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम या टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे वो क्या करता है, तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वो एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है। जैसे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन।
एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बैटरी है, यहाँ एक रेसिस्टर है, यहाँ एक रेसिस्टर है, यहाँ एक रेसिस्टर है और यहाँ एक इंडक्टर है। ये रेसिस्टर्स R, ये 2R और ये 2R, ये इंडक्टेंस है L, EMF है E, है ना। करंट पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ करंट थ्रू द बैटरी, रेशियो ऑफ करंट थ्रू सेल at t is equal to 0 and t is equal to infinity। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब सबसे पहले आपको ये बताना है कि इस बैटरी से t is equal to 0 पे कितना करंट जा रहा होगा, है ना, और t is equal to infinity पे कितना करंट जा रहा होगा। तो t is equal to 0 का मतलब क्या है, तो कहीं पे स्विच लगा हुआ होगा, मान लीजिए स्विच यही है ना, स्विच को आप क्लोज करोगे तो t 0 का मतलब क्या है, इस सेक्शन में कोई करंट नहीं जाएगा। t is equal to 0 पे करंट नहीं जाएगा क्योंकि इस सेक्शन में इंडक्टर लगा हुआ है। इस सेक्शन में करंट नहीं जाने का मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं आएगा। यहाँ से कोई करंट नहीं आने का मतलब बैटरी से जो भी करंट निकलेगा इस ऊपर वाले रेसिस्टर R होते हुए, ये 2R होते हुए सीधे नेगेटिव सेल में चला जाएगा। मतलब एट t इक्वल टू 0 आप इसे भूल जाओ, इस सेक्शन को आप फॉरगेट कर जाओ। क्या कर जाओ, फॉरगेट। मतलब बैटरी से करंट निकलेगा और R 2R होते हुए बैटरी में आ जाएगा, यानी ये R और 2R किस में हो गए, सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा। एट t इक्वल टू 0 करंट I हो जाएगा E बाई 2R प्लस R 3R, E बाई 3R। अच्छा, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, लॉन्ग टाइम पे के बाद क्या होगा, तो लॉन्ग टाइम के बाद का मतलब होता है कि अब आप इसे नहीं फॉरगेट कर सकते। सर्किट के इस सेक्शन को जिसमें इंडक्टर लगा है, अब इंडक्टर को एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। ये सिंपल वायर का मतलब आप भूल जाओ कि यहाँ इंडक्टर है, एक वायर लगा दो, यहाँ क्या लगा दो, वायर लगा दो। मतलब इंडक्टर को भूलते ही तार से जोड़ देना t इक्वल टू इन्फिनिटी की कहानी के तरह होता है। अब खत्म। अब फिर से सिंपल क्या, तो 2R और 2R किस में हो गया, पैरेलल, क्योंकि यहाँ से करंट बढ़ रहा है, इस पॉइंट के बाद, नोड के बाद करंट 2R में अलग और इस 2R में अलग जाएगा। तो 2R और 2R किस में कनेक्टेड हो गए, पैरेलल, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन R के साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी में करंट हो जाएगा I इक्वल टू E बाई R अब प्लस इस 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज 2R into 2R बाई 2R प्लस 2R, दैट इज 4R। 2 से 2 कैंसिल, है ना, 2R से 2R कैंसिल, R प्लस R 2R, E बाई 2R। तो रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा E बाई 3R बाई E बाई 2R ऊपर, तो E कैंसिल, R कैंसिल, 2 बाई 3 हो जाएगा। 2 बाई 3 इज द करेक्ट का रेशियो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जूम सेशन में भी करेंगे। ऑलराइट।